सलाम स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैपिटल बजटिंग एंड एस्टिमेटिंग कैश फ्लो के हवाले से। इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग और उसकी एस्टिमेशन कैश फ्लोज क्या होते हैं। इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद जो आप चीज़ें कुछ सीख पाएंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। बी ए बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकली जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। डिफाइन द कैपिटल बजटिंग एंड आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैपिटल बजट के रिसोर्स कौन कौन से हैं, यानी कैपिटल को हम किन किन रिसोर्स से इकट्ठा करते हैं। उसमें हमने बॉन्ड्स का जिक्र किया, शेयर्स का जिक्र किया, प्रेफर्ड स्टॉक का, कॉमन स्टॉक का। तो ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज थे, पैरामीटर थे जिसके जरिए हम कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू जनरेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्रपोजल विद इन अ फर्म। जस्टिफाई वाई कैश नॉट इनकम फ्लोज आर द मोस्ट रेलेवेंट टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या है कि हम कैश फ्लोज को किस तरह कैपिटल बजटिंग में कंसिडर करते हैं और इनकम को किस तरह हम कंसिडर करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। समराइज इन चेकलिस्ट द मेजर कंसर्न टू कीप इन अ माइंड एज वन प्रिपेयर टू डिटरमाइन रेलेवेंट कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज। हम क्या करते हैं, एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमसे जो है हमारे पास कैश फ्लोज इनफ्लो हो रहा है। और हमने फिर जब प्रोजेक्ट एनालिसिस करना है और हमने किस प्रोजेक्ट पे हमने कितने कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो उसको हम उसकी फिजिबिलिटी तैयार करते हैं। डिफाइन द टर्म ऑफ संक कास्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। आप जब कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो संक कास्ट को आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कास्ट को उसको ऐड करते हैं। एंड एक्सप्लेन वाई संक कास्ट मस्ट बी इग्नोर्ड while opportunity cost must be included in capital budgeting analysis. Explain how tax considered। अब टैक्स का मामला है, उस टैक्स को जो हमने देखना है वो टैक्स हमारा है जो डेप्रिसिएशन जो हमारे एसेट्स पे हो रही है, जो हमारे कैपिटल नेचर के एसेट्स हैं, तो डेफिनेटली उस पर डेप्रिसिएशन भी हो रही है और उस पर टैक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। एक्सप्लेन हाउ द टैक्स कंसिडरेशन एज वेल एज द डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स पर्पज अफेक्ट कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज। Determine initial, interim and terminal period after tax incremental operating cash flows associated with the capital investment projects. कैपिटल बजटिंग एंड एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज में क्या है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हम जिसको डिस्कस करेंगे। जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेशन कैश फ्लोज क्या है। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, इस डेफिनेशन को आपने समझना है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, एंड सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। कि हम पहले करते हैं कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है, उसको एनालिसिस करते हैं कि वो हमारे लिए कितना फिजिबल है, फिर हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि हमने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। हुज रिटर्न्स यानी कि कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। अच्छा, अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूं, अगर आपने आई काम या सी काम, बी काम, डी काम में आपने पढ़ी हो अकाउंटिंग के वास्ते, तो हमारे नेचर दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते थे। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 ईयर से कम होती है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग की रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें आपने एसी लगाया तो एसी की कॉस्ट क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें आपने कोई फैन लगवाया, कोई ट्यूबलाइट्स लगवाई है किसी बिल्डिंग में, तो या डेस्क है, या जब हम क्लासरूम की बात करें टेबल्स हैं, तो ये ऐसे इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरीके जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, उसका हम कैश फ्लोज देखते हैं कि हमें इसका रिटर्न बैक क्या मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जनरेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कंसिस्टेंट विद द फर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, कि फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या है उसके मुताबिक उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर 2, एस्टिमेट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से। नंबर 3, एवेल्युएट प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। तो ये 3 चीज़ें बेसिकली थी। एक तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करते हैं, फर्म की ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नंबर 2, हम एस्टिमेट करते हैं आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या है उस प्रोजेक्ट पे। और नंबर 3, हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या होंगे। सिलेक्ट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू मैक्सिमेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन। री-एवेल्युएट इम्प्लीमेंटेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कंटिन्यूअली एंड परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या है, न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब देखें आप क्या करना चाह रहे हैं, आप जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि आप नई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आप नया प्लान लगाने चाह रहे हैं, या आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं।
रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट और बिल्डिंग, आप या तो नई बिल्डिंग जो है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं या कोई पुरानी मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे R&D पे आप बहुत ज़्यादा, अब आप देखें ना 21st सेंचुरी में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किस चीज़ को फोकस किया, R&D को फोकस किया। अगर मैं एग्जांपल भी दूँ, करंटली आपने देखा होगा इसी हमारी इस 5-10 साल के अंदर कि एक वक्त था नोकिया मोबाइल का बहुत नाम था, नोकिया 3310 बहुत चलता था, ठीक है जी। तो जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई तो नोकिया ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। अब हालात ये हैं कि सैमसंग को उसको कोई पूछता नहीं था, ये बाकी जितने भी एंड्रॉयड कंपनीज हैं आप देखें कि उन्होंने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। नोकिया जो पहले मार्केट का प्लेयर था और नंबर 1 मोबाइल सेलर कंपनी थी, अब उसको कोई पूछता ही नहीं है। क्यों कि उन्होंने उस वक्त उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज़ को सोचा नहीं, वर्किंग नहीं की। अच्छा, उनका एक फ़ोन आया था विंडो ऑपरेटिव, वो इतना कम्प्लेक्स है कि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो क्या हुआ, इस अपॉर्चुनिटी को मार्केट में किसने अवेल किया, सैमसंग ने। आज देखिए मार्केट में सैमसंग का नाम है या बाकी दूसरी कंपनी है, या आईफोन आ गया, इसी तरह वीवो आ गया, और बहुत से बेतहाशा फ़ोन की कंपनी आ गई जिन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया नोकिया। तो लिहाजा इससे ये बात साबित होती है, ये चीज़ समझ आती है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए R&D का इफेक्टिव होना और एफिशिएंट होना बड़ा ज़रूरी है। एक्सप्लोरेशन, कि आप नए आइडियाज़, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। सेफ्टी और पॉपुलेशन रिलेटेड चीज़ें। अब फिर हम क्या करते हैं, जब हम प्रपोजल डिज़ाइन करते हैं उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उसका स्क्रीनिंग करने के बाद डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्टेप्स हैं इसके। सेक्शन चीफ्स हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, ऑपरेशन में मैनेजर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी बनती है, प्रेसिडेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ये मेंबर्स ऑफ मतलब पीपल्स हैं, नंबर ऑफ पीपल्स जो इस चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी कंपनी में प्रपोजल को फाइनल करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। एस्टिमेटेड आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेलेवेंट प्रोजेक्ट फ्लो क्या है जी, कैश में क्या है, नॉट अकाउंटिंग इनकम, ये कैश फ्लोज आ गया आपका, ऑपरेटिंग फ्लो जिसको हम नॉट फाइनेंसिंग फ्लो कहते हैं, आफ्टर टैक्स फ्लोज आ गया, इंक्रीमेंटल फ्लोज आ गया। तो 4 बेसिकल चीज़ें आपकी, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग फ्लोज, आफ्टर टैक्स फ्लोज और इंक्रीमेंटल फ्लोज, ये आपने याद रखना है। एस्टिमेटेड आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, फर्दर क्या चीज़ आ गई, प्रिंसिपल दैट मस्ट बी अडहर्ड इन द एस्टिमेशन। सबसे पहले हमने शुरू लेक्चर में हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि हम क्या संक कास्ट को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, इंक्लूड क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट को उसमें शामिल करते हैं जब भी हम किसी कैपिटल बजटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। इंक्लूड प्रोजेक्ट ड्रिवन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नेट ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन करंट लायबिलिटी, हमारी जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी उसमें जो भी हमारी जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स अब आप देखिए हमने 3 चीज़ें ऐड करनी है जब भी हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, और एक चीज़ इग्नोर करें, संक कास्ट को इग्नोर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट ऐड होती है आपकी, आपके पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल उसको आप ऐड करते हैं, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी आप ऐड करते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या है, हर एसेट की एक लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर एक एसेट है उसकी लाइफ है 10 साल, फर्ज करें वो 1 लाख रुपए का एसेट है और उसकी आपने एक स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत उसको 10% डेप्रिसिएट आपने कंसिडर किया है, तो इसका मतलब हुआ 1 साल बाद उस एसेट की वैल्यू 10% के हिसाब से 10% कम हो जाएगी, मतलब 10,000 कम हो जाएगी, तो 1 साल बाद उस एसेट की वैल्यू रह जाएगी 90,000, दूसरे साल उसकी वैल्यू रह जाएगी 80,000, तीसरे साल उसकी वैल्यू रह जाएगी बुक्स में 70,000। तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने 10% को डेप्रिसिएट कर दिया। बेसिकली एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है। Depreciation represents the systematic allocation of cost of capital asset over the period of time for financial reporting purposes, tax purposes or both. Generally, profitable firms prefer to use an accelerated method for taxing reporting purpose, that is, इसे हम कहते हैं Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS). तो बहुत सी फर्म्स जो होती हैं वो MACRS को, इसको मक्स भी बोला जाता है, इस मॉडल को यूज़ करती हैं। ये क्या है डेप्रिसिएशन मेथड के लिए, एवरीथिंग, वो कहते हैं एवरीथिंग else equal, the greater depreciation charge, the lower tax paid by the firm। अब बात फर्म क्या करती हैं, वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करती हैं, जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करेंगे डेफिनेटली एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो सही बात उसमें टैक्स कम लगेगा। तो क्या हुआ, द ग्रेटर डेप्रिसिएशन चार्जेस द लोअर टैक्स पेड बाय द फर्म। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, आप उसको उसमें कैश तो, नेट कैश तो कोई नहीं पे कर रहे, आप बुक्स में उसकी वैल्यू कम हो रही है। एक्सेट्रा डेप्रिसिएटेड, जो हमने मेथड डिस्कस किया, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड रिकवरी सिस्टम ऑन वन ऑफ ए डिफरेंट प्रॉपर्टी क्लॉसेस, जनरली द हाफ ईयर कन्वेंशन इज यूज फॉर मार्क्स। अब ये सिंपल हमने एक सैंपल लिया, शेड्यूल लिया, फर्स्ट करें रिकवरी, हम MACR को यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या रिकवरी सिस्टम है, तो फर्स्ट करें कोई एसेट है उसका रिकवरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमने 8 ईयर के लिए लिया, जो पीछे हमने डिस्कस किया 8 ईयर थे। अब एक एसेट है उसकी 3 ईयर लाइफ है,
तो उसकी उसकी जो ये 100% की हमने बाइफिकेशन की कि पहले साल 33%, 44, 14, 7, इसको आप टोटल करेंगे तो 100% बनेगा। एक प्रॉपर्टी क्लास दूसरी 5 ईयर की थी, उसमें उसका था पहले साल डेप्रिसिएशन का रिकवरी क्या थी 20%, 32% रिकवरी, 19, 11, 11/2, तो इसको टोटल करेंगे ये भी 100% बन जाएगा। ये 7 ईयर पे 7 ईयर की रिकवरी ये रेशो से आ रही है, उसको टोटल करेंगे तो ये भी 100% रिकवरी बन जाएगी। तो ये रिकवरी ईयर नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल में 100% रिकवरी, 5 ईयर में 100% रिकवरी और 7 ईयर में 100% रिकवरी है। अब डेप्रिसिएबल बेसिस क्या है? इन टैक्स अकाउंटिंग द फुली इंस्टॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज एन अमाउंट दैट बाय लॉ मे बी रिटन ऑफ ओवर द टाइम फॉर टैक्स पर्पस। हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। अब डेप्रिसिएशन बेसिस क्या है? बेसिकली कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, इन जो उसमें एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उस एसेट की कॉस्ट को क्लब करेंगे तो आपका वो बेसिस बनती है डेप्रिसिएशन की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? Capital expenditure are expenditure that may provide benefit into the future and therefore are treated as a capital outlays and not as expenses of the period in which they were incurred. सिंपल सी एग्जांपल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि आप ऐसा किसी भी अपने कैपिटल एसेट पे आप पैसा लगाएं जिससे उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उस साल जो एक्सपेंस है वो आप बुक में जो है उसको एक्सपेंस बुक नहीं करते। शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन, ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सेल और डिस्पोजल ऑफ द डेप्रिसिएशन एसेट, आप जब भी किसी डेप्रिसिएशन एसेट को सेल करते हैं, जनरली सेल अ कैपिटल एसेट एज डेफिनेटली जनरेट अ कैपिटल गेन। हम क्योंकि हम अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने जैसा शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि आपने कोई एसेट लिया 10 लाख का और 10 साल के लिए उसकी हर साल जो है 10% डेप्रिसिएशन हो रही है। अब 10 साल बाद जो एसेट है हमारी बुक्स में तो जीरो हो गया, पहले वो 90,000 का रह गया था 1 साल बाद, 2 साल बाद 80,000 का, 70,000, 60,000, फिर 50, 40, 30, 20 और 10। अब 10 साल बाद हमारी बुक्स में उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होकर वो अब वो एसेट जिस भी हालत में मौजूद है वो जितने का भी बिकेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 का बिकता है तो 20,000 हमारा बेसिकली क्या हो गया, हमारा कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन एसेट सेल्स फॉर मोर देन बुक वैल्यू, जो हमने उसकी बुक वैल्यू में किया था वो तो सारी डेप्रिसिएट होकर नलीफाई हो गया अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट। और कैपिटल लॉस, एसेट सेल फॉर लेस देन बुक वैल्यू, तो अगर वो हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा बिकता है तो वो हमारा कैपिटल गेन है, अगर बुक वैल्यू से कम बिकता है तो कैपिटल लॉस है। Often historically capital gain in income has received more favorable US tax treatment of the operating income. Currently capital gains are taxed or ordinary income tax rate for the corporation और maximum 35% चल रहा है। Capital losses के are deductible only against the capital gains. Incremental cash flows क्या है जी? इनके initial cash outflow क्या है? Initial नेट कैश इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनिशियल कैश फ्लो कहलाती है, इंटरम इंक्रीमेंटल कैश का ड्यूरिंग द पीरियड होता है। दो नेट कैश फ्लोज अकरिंग आफ्टर द इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बट नॉट इंक्लूडिंग फाइव पीरियड ऑफ कैश फ्लो, मतलब दरमियान में। टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज क्या है? द फाइनल पीरियड द नेट कैश फ्लो। अब मतलब हमने 3 बेसिस बना दी। स्टार्ट में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रही होती है कैश इन्वेस्टमेंट, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ड्यूरिंग द पीरियड होती है वो आपकी इंटरम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होते हैं, और जब फाइनल आपकी होती है पीरियड क्लोज कर रहते हैं उस वक्त आपके जिसे हम टर्मिनल ईयर भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल पीरियड नेट कैश फ्लो। सिंपल सा ये प्लस एंड माइनस का फार्मूला है। इनिशियल कैश फ्लो पहले साल जो इनिशियल था कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का आ गया प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज नेट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, माइनस उसमें से आप कर देते हैं नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ओल्ड स्टॉक, जो आपने ओल्ड स्टॉक बेचा उसका उसमें से माइनस करते हैं, और टैक्स प्लस माइनस होते हैं। सेविंग है तो प्लस हो जाएगी, अगर एक्सपेंस है तो उसको माइनस हो जाएगी। तो आपके पास जो उसका प्लस माइनस करने के बाद यानी कि ए प्लस बी हो गया, उसमें से सी जो भी है प्लस माइनस होकर डी आ गया, डी को माइनस करेंगे तो ई का जो भी प्लस माइनस है उसके बाद आपका एफ जो आपका इनिशियल कैश फ्लो आउटफ्लो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका एक टेबल है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और ये फार्मूला है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का। तो ये तमाम जो पैरामीटर्स उनको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास जो है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का पीरियड आ जाता है। इस तरह टर्मिनल, ये तीनों जो चीज़ें मैंने भी डिस्कस की थी, इनिशियल, इंटरम और टर्मिनल, ये तीनों के प्लस माइनस करने के बाद आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है कि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने जा रहे हैं उसको एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। वो कहता है बास्केट वंडर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू बास्केट वेविंग मशीन, वो नई मशीन लेना चाह रहा है तो मशीन कॉस्ट विल बी $50,000 प्लस $20,000 फॉर द शिपिंग।
अब एक मशीन की कॉस्ट $50,000 है और उसके पास शिपिंग कॉस्ट $20,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है एंड फॉल अंडर द 3 ईयर मार्क्स क्लासेस, वो हमने जो मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम के तहत बात। अच्छा, अब वो कहता है जी NWC न्यू वर्ल्ड कैपिटल राइज बाय 5%, लीजा मिलर फॉर कॉस्ट दैट रेवेन्यूज विल इंक्रीज बाय द $1,10,000 फॉर ईच नेक्स्ट 4 ईयर एंड विल बी सोल्ड स्क्रैप। 4 साल बाद उसको स्क्रैप पे और बेचेंगे फॉर द $10,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर व्हेन द प्रोजेक्ट एंड। जैसे प्रोजेक्ट एंड हुआ $10,000 उन्होंने उसको सेल कर दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी राइज बाय द 70%। उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी कैपिटल एसेट की वो कितनी बढ़ गई $70,000 से ईच ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर। तो बास्केट वेंडर जो BW इज इन द 40% टैक्स ब्रैकेट। सिंपल $50,000 का वो था आपका इनिशियल कैपिटल, इंटरम में 50% था 20,000 प्लस आपने 5,000 किया तो आपके पास 75,000 आपके पास क्या आ गया। नोट कैलकुलेटेड दिस वैल्यू एज ए पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ ए कैश आउटफ्लो, और कैश आउटफ्लो जब जाता है पैसा तो नेगेटिव होता है। वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव में लिखी जाएगी लेकिन ये पैसा आपके पास से कंपनी से जा रहा है क्योंकि आप नया एक एसेट खरीदने जा रहे हैं एक्सपेंशन करने के लिए। तो जब आप किसी चीज़ की एक्सपेंशन करने जाते हैं तो पैसा कंपनी के अकाउंट से निकल के जाता है परचेजिंग के लिए, तो सीधे उसको नेगेटिव आउटफ्लो शो करता है कैश आउटफ्लो। हर साल का उसने कहा था 40,000 रुपये आपका कॉस्ट आ गई, ये आपने उसको कैलकुलेट कर दिया उसकी एवरेज कॉस्ट। डी क्या था उसका इंटरम की इन्वेस्टमेंट थी, ये उसने इंटरम इन्वेस्टमेंट दे दिया, ये इसमें से लेस होकर 16,000 आ गई, ये इसमें लेस होकर 10,000 आ गई। अब यही वैल्यू देखें यहाँ इसको ऐड हो रही है 31,065, 10,367, 10,360। तो आपके पास जो है ना फाइनली जो आपका आउटफ्लो ये आपके पास पहले साल दूसरा 14 साल का आ गया। टर्मिनल ईयर के हवाले से वही सेम कैलकुलेशन है कि आप टर्मिनल ईयर में जो फाइनल क्या करेंगे, इंक्रीमेंट आपके पास था पहले साल के बाद, कैश फ्लो था $26,075 फॉर द प्रीवियस स्लाइड इन 4। ये देखें आप पीछे ये $26,075 था, ये चौथे साल $26,075। हर साल उसने कहा था सॉलिड वैल्यू $10,000 लेनी है। 40% की उसने बात की थी तो वो आपके 40% आ गया, 10,000 का 40% हो गया 4,000 रुपये। और न्यू प्रोजेक्ट पे उसने एंड पे कहा था कि हमें 5,000 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। टर्मिनल वैल्यू क्या होगी आप उसको ऐड करेंगे। चौथे साल ये वैल्यू थी, सॉलिड वैल्यू 10,000 रुपये थी, ये इसमें से ऐड हो जाएगी 36 में 4 गए, ये आपको 37,000, ये टर्मिनल वैल्यू होगी। ये आपके पास एक्सेल की एक्सपेंशन के हवाले से आ गया। पहले साल आपने ये नेगेटिव क्यों शो किया, कैश आउटफ्लो हुआ था 0 पहले साल, क्योंकि आपने एसेट की एक्सपेंशन करनी थी $75,000 जो हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा। तो ये ईयर 1 की वैल्यू आ गई, ईयर 2 की वैल्यू, ईयर 3 और ये ईयर 4 की वैल्यू हमने लास्ट में निकाली। अगेन इसको नोट करें कि वैल्यू ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो एज वी कैलकुलेटेड द इनिशियल कैश आउटफ्लो, हमने लास्ट स्लाइड में हम देखा था उसकी वैल्यू नेगेटिव थी। तो ये एक बुक पे भी आपकी दी हुई एग्जांपल पूरा उसने, ये पहले साल की वैल्यू, दूसरे साल, तीसरे, चौथे साल की उसने दे दी। आपके पास डेप्रिसिएशन का शेड्यूल था जो हमने मेजर किया। ये न्यू एसेट कॉस्ट 50,000 थी, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये थे और उसके पास इनिशियल नेटवर्क कैपिटल 5,000 रुपये था। ये पहले साल की वैल्यू आ गई आपने डेप्रिसिएशन न्यू एसेट की, ये न्यू एसेट की आ गई, ओल्ड की कोई नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, इनिशियल कैश फ्लो था ये आपका वही कि इनिशियल का 50,000, 20,000, 5,000, 75,000 रुपये था जो हमने जो हमारा जिसको हम नेगेटिव से शो करते हैं आउटफ्लो को। वैल्यू पॉजिटिव रहेगी लेकिन ये नेगेटिव कंसिडर होता है क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। अब आपका ये रेवेन्यू 1,10,000 रुपये आपको एग्जाम्पल में बताया था। एक्सपेंस जो थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसने कितना बताया था 70,000, रेट उसने 40% बताया था। ये उसी को हमने 40,000 रुपये सालाना चलता रहा। इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट इसमें लेस हो जाएगी। वही ये जो टेबल है ये लास्ट प्रीवियस टेबल है। तो हमने उसकी वैल्यू निकाल के उसको ऐड कर लिया। 26,000 चौथे साल के बाद, 10,000, 37,500 की एग्जाम्पल है। ये कैश फ्लो जो हमने लास्ट में निकाला। तो ये आपका कैपिटल बजटिंग के हवाले से भी आपका जो चैप्टर पूरा हो गया। एसेट के प्लेसमेंट में भी सेम फार्मूला लगेगा। इनिशियल कैश फ्लो ये वही एग्जांपल आ गया आपके पास। तो इसमें तीनों में, इनिशियल कैश फ्लो में, इंटरम कैश फ्लो में और फाइनल कैश फ्लो में सेम प्रोसीजर है। एड लेस करना इसको आपने। ठीक है गाइस, आपका ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और थैंक यू सर।